लंबे समय तक गैप अप ओपनिंग देखने के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से थोड़े मिले जुले हल्की कमजोरी के संकेत और गैप से नीचे खुलने को तैयार होते हुए हैं एसजीएक्स निफ्टी पर। कमजोर शुरुआत के बाद क्या तुरंत खरीदारी के मौके हैं या फिर पोजीशन कम करने की जरूरत? आइए इसी पर करेंगे फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे एलजी से कि ये जो ग्लोबल सुस्ती है उसका हमारे बाजार पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और आज की गिरावट में आपको क्या करना है। आइए सबसे पहले तो अनिल सर से जानते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल दीप, ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारी ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला सा कारोबार रहा और लेकिन उससे बड़ा ट्रिगर हमारे लिए जो है वो है कच्चे तेल का। 4% की गिरावट के बाद अब फिर से 3 डिजिट में आता हुआ दिख रहा है। $100 के नीचे देखना हमेशा अच्छा लगता है। तो कच्चा तेल अब नीचे की तरफ अपना रुख करता दिख रहा है। उसके अपने कारण भी हैं, उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार सपाट बंद होते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग जो हुई है हल्के से लाल निशान में होती हुई दिखी है। इसके अलावा एसजीएक्स निफ्टी लगभग सेंचुरी मारने के मूड में है, 100 पॉइंट नीचे है और डाउ फ्यूचर्स भी कमजोर है। एशिया की भी शुरुआत थोड़ी सी कमजोरी के साथ होती दिख रही है, तो ये सारा असर वहाँ से आता हुआ दिख रहा है। नतीजों के लिहाज से भी भरपूर एक्शन होगा। कल बाजार बंद होने के बाद वाह आईटीसी के रिजल्ट्स आए जबरदस्त, और उसके बाद आज और जो नतीजे आने वाले, आज वायदा कारोबार की कई सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स हैं तो उन पर भी पूरा का पूरा एक्शन रहेगा। बिल्कुल, तो आज तो पूरे मार्केट एक्शन पर ही आपको रखनी है नज़र और नज़र रखनी है क्योंकि इनफैक्ट 2 हफ्ते लगभग गैप अप देख रहे हैं या फिर अच्छी शुरुआत ही बाजार के लिए आ रही है। तो आज थोड़ी वीकनेस के संकेत आ रहे हैं जी, पर इसमें भी एक अच्छी खबर भी है जिस पर एलजी से राय लेंगे। पर एक बार ये वीकनेस समझ लेते हैं। यूएस में भी 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखा। हमारे बाजार पिछले 5 दिनों से लगातार एक्टिव रहे हैं। सर जरा समझाएं, बाजार वजह ढूंढ रहे थे इसलिए चलिए थोड़ी सुस्ती आ रही है या फिर ये जो ताइवान यूएस चाइना को लेकर एक टेंशन बनी है ये सच में थोड़ा सीरियस बन सकती है आगे जाकर? बाजार तो बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे अमेरिका के बाजारों चाहे हमारे बाजारों, एक तरफा वन साइडेड तेजी और कहीं से कोई करेक्शन का नाम नहीं। और जब इस तरह के मजबूत बाजार होते हैं तो जो करेक्शन आते हैं बाजार में, करेक्शन कभी भी इंटरनल कारणों से नहीं आते हैं। स्क्रीन आपकी मजबूत है, पूरी की पूरी तेजी हो रही है। ऐसा नहीं कि गैप छोड़कर निफ्टी आ रहा हो या कोई डाउ आपको गैप छोड़ रहा हो। तो ये पूरी तेजी बहुत क्वालिटी वाली तेजी बन रही है जहां पर खरीदारी हो रही है। लेकिन तेजी की एक स्पीड होती है, वो स्पीड हमेशा कई लोगों को परेशान करती है कि अरे इतना जल्दी और इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। जैसे कि 2000 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी आप 15,200 से 17,200 300 तक आते हुए दिख रहे हैं और उसमें कोई अब आपको ढंग का इफेक्टिवली मैं आपको बताऊं 16,438 ये 5-6 दिन पहले का लो है। वहां से लगभग 900 पॉइंट नॉन स्टॉप तेजी आपकी बिना किसी करेक्शन के हुई है। सो वो करेक्शन नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जब भी एक चीज ध्यान में रखिए, इस तरह की बहुत मजबूत स्क्रीन एक तरफा शानदार तेजी में अगर कभी भी कोई करेक्शन आता है तो उस करेक्शन का रीजन कभी भी इंटरनल नहीं होगा। चाहे आपको डेटा कितने ही कमजोर, कितने ही खराब, कितने ही ओवरबोट नजर आए, ये करेक्शन आपको ट्रिगर करता है कोई न कोई खबर। और इस बार जो करेक्शन ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है वो है फिर से अमेरिका की तरफ से आती जो नैन्सी पेलोसी हैं वो जा रही हैं वहाँ। अमेरिका की वो स्पीकर है हाँ, हमारे यहाँ जैसे लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर होते हैं, वहाँ की वो स्पीकर है उनकी संसद की, वो ताइवान की यात्रा करने वाली है। आज ऑलरेडी वो आ चुकी है एशिया में, एशियाई देशों की यात्रा करनी है। मेरे ख्याल से आज साउथ कोरिया में है वो और कह रहे हैं कि आज या कल में जा सकती है। हाँ, हो सकता ना भी जाए लेकिन अभी तक की जो संभावनाएं बन रही वो जा सकती है। और इनकी यात्रा पर चीन ने कड़ी आपत्ति दी है और चीन ने इसके विरोध में ताइवान के पास अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कल से ही शुरू कर दी थी। और वो ये बता रहा है कि भाई इसका मतलब हम ये निकालते हैं कि आप हमारे प्रति आक्रामक हो रहे हैं और उसका आक्रामक रवैया, उसका जवाब जो देने का हमारा तरीका है, हम आपको मिलिट्री ड्रिल्स करके बताएंगे। तो ये थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है और ये तनाव बढ़ा सकता है। तो एक जो करेक्शन की जरूरत है, क्या इसका मतलब ये कि फिर से चाइना ताइवान पर चढ़ाई करके युद्ध शुरू कर देगा? ये सब चीजें बहुत जल्दबाजी है। हो ना हो पता नहीं, ना हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रशिया यूक्रेन होने के बाद से सबको ये पता है कि चाइना ताइवान कभी भी हो सकता है। वो एक ग्लोबल रिस्क पर हमें हमेशा बैठे, वो एक ऐसा ज्वालामुखी है, जब तक ना फटे ठीक है। जिस दिन फटेगा फट जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन देकर नहीं फटेगा, लेकिन माहौल बनता है कि फटने वाला है। तो वो ये जो यात्रा हो रही है, आई डोंट नो वो अपनी यात्रा से क्या हासिल कर पाएंगी। 25 साल में इस इतने सीनियर लेवल का कोई नहीं गया नहीं है। तो मतलब ये है आउटलायर इवेंट ही है। हाँ, या तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग अमेरिका अपनी देना चाहता है चाइना के अगेंस्ट,
वो तो आप रशिया के अगेंस्ट ही नहीं दे पाए, तो जब रशिया से नहीं निपट पाए तो चाइना तो बहुत अलग चीज है। Exactly. करेक्ट। सो अब आई डोंट नो क्या हासिल करेंगे बाइडेन साहब, लेकिन हाँ एक चीज जरूर हासिल करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर मार्केट्स के लिए। सो आई थिंक मार्केट्स जब तक इस चीज को लेकर अगले 1-2 दिन थोड़े से सावधान रहेंगे। हम कुछ हद तक ओवरबॉट है, बिल्कुल, कुछ हद तक एक तरफा तेजी से भागे हैं, और कुछ हद तक करेक्शन की जो जरूरत है वो करेक्शन का ट्रिगर, भले ताइवान की सिचुएशन बिगड़े खराब ना हो, वो अपनी जगह है, लेकिन ये आपको बढ़ने से रोकेगा। यस सर, ये आपको बढ़ने से रोकेगा। तो आपकी जो एक तरफा तेजी है उस पर ब्रेक लगाने का काम ये जो ताइवान में जो नैन्सी पेलोसी जा रही है उसकी मीटिंग की वजह से होने वाला हो सकता है। ये होगा 100% होगा, क्योंकि चाइना का रिएक्शन बहुत स्विफ्ट आया है, बहुत शार्प आया है और बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कि हम बोले बाकी बात तो छोड़ो, हम चाहते ही नहीं कि वहां कोई जाए। एग्जैक्टली हाँ, मतलब ये भाई चाइना तो यही मानता ना कि ताइवान हमारा है। हाँ, आप घुस क्यों रहे हो एग्जैक्टली हमसे पूछे बगैर, वो पोजीशनिंग ही वैसी है। अब मार्केट के लिए ऐसा क्या है, दो चीजें, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ना, वो भी चीन और अमेरिका के बीच में, वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान न करे अगर आगे चलते हुए मामला बिगड़ता है तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं उस समय जब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की जो शॉर्टेज हुई थी और तब दुनिया भर के ऑटो कंपनियों को जो मुश्किलें आई थी। आज भी ऑटो कंपोनेंट्स के हिसाब से, सेमीकंडक्टर्स के हिसाब से, चिप्स के हिसाब से ताइवान एक बड़ा देश है। और ताइवान में अगर फिर से सप्लाई डिसरप्शन होते हैं, नो डाउट हम पिछली बार की तरह उतने बुरे नहीं है। इस बार हम दुनिया भर के देशों की तैयारी बेहतर है और सबको ये पता है कि एक देश पर चिप्स के लिए इतना आपको डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना ताइवान दुनिया का काम चल जाएगा। सेमीकंडक्टर्स आपको चाहिए, चिप्स आपको चाहिए, सो उसके इकोनॉमिक रैशनल भी है। सो न सिर्फ जियोपॉलिटिकल कारण है जिसकी से आप खराब हो सकते हैं, बल्कि कंपनियों के लिए भी दिक्कत वाली बात हो सकती है। ऐसे में वो कंपनियां जो ताइवान से चिप्स इंपोर्ट कर रही है, टाटा मोटर्स वगैरह ऑटो कंपनियां, उन पर आपको थोड़ा फोकस रखना चाहिए। ये वन साइडेड तेजी में भागे हैं स्टॉक, करेक्शन के लिए एक जो बहाना चाहिए वो बहाना हो सकता है यहाँ से आए आपको। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये एक मैटर बड़ा हो रहा है, इस पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये इस मैटर पर हमारी नजर है और थ्रू द डे जितने भी अपडेट्स आएंगे आपको इस मैटर पर हम जरूर देंगे। पर उसके सामने कच्चा तेल भी सर, हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात 100 के नीचे चाहिए था आपको, आ गया। हाँ 100 के नीचे चाहिए था, अब किसी भी कारण से आए दीप, कारण वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। कारण ये कि आमतौर पर इस कच्चे तेल में कल और परसों 2 दिन में जो गिरावट हुई इसकी वजह ये बताई जा रही है कि भाई आर्थिक धीमापन है। कई सारे देश के जो प्रोडक्शन डेटा आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ रहे हैं, वो अच्छे नहीं है। और अगर वो खराब है तो फिर आपके लिए कच्चा तेल ऊपर रहना बनता नहीं है। मेरी वही रेंज में आ रहा है जो सपोर्ट है $95 से $100 के आसपास, और फिर ये ना हो कि $95-100 की रेंज में आए और वहां से चाइना ताइवान का टेंशन बढ़े और ग्लोबल टेंशन फिर से बढ़ने में कच्चा तेल वापस से 110-115 हो जाए, यू नेवर नो। तो सपोर्ट रेंज पे आकर बढ़ने का कोई बहाना मिल जाता है। $110-115 की रेंज में आता है तो गिरने का कोई बहाना मिल जाता है। तो मैं खुश हूँ, अति उत्साहित नहीं हूँ, और ऐसा नहीं सोचा कि $95 के नीचे जाने के लिए हड़बड़ी और जल्दबाजी में तैयार है। जब तक ये चाइना ताइवान वाला मैटर कंप्लीट नहीं होता तब तक, और दूसरा ये कि गिरने में अगर किसी को नेगेटिव ढूंढ नहीं है तो ये भी ढूंढ सकता है कि गिरने की वजह ये कि आर्थिक मंदी, धीमापन, मैन्युफैक्चरिंग डेटा कमजोर होना, जो कि आप नहीं चाहते, लेकिन वो तो आएगा ही। दोनों चीज आप दोनों हाथ में लड्डू लो कि ग्रोथ भी बढ़िया रहे और इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाए और कच्चा तेल भी नीचे आ जाए, वो तो होगा नहीं। आपको किसी एक की तो बलि देनी पड़ेगी। सो आई थिंक ग्रोथ की बलि देकर ही आप इन्फ्लेशन को नीचे ला सकते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज धीमी पड़ रही है उस वजह से भी कच्चा तेल नीचे आ रहा है तो हमारे लिए तो ठीक है। अपना सोचे, इतना तो खुद का सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि हमारे पास हमारी ग्रोथ है। एग्जैक्टली राइट। सो हमें ग्रोथ को लेकर उतनी चिंता हमारे यहाँ नहीं है, हमारी चिंता कच्चा तेल है। बाकी दुनिया की चिंता महंगाई ज्यादा है तो वो महंगाई की चिंता करे और वो उस हिसाब से एक्शन ले। हमारी चिंता महंगाई कम है, हमारी चिंता कच्चा तेल ज्यादा है तो हम तो कच्चे तेल से खुश होंगे। तो हमारे मार्केट के लिए कंपैरेटिवली बेटर है कच्चा तेल का नीचे आना। लेकिन ये ताइवान वाला जो मैटर है ये कच्चे तेल को वापस ऊपर ले जा भी सकता है, इस पर थोड़ा सा एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, तो कच्चे तेल पर रखनी नजर। पर ये जो आपने ग्रोथ की बात करी, दुनिया भर के लिए इशू है, हमारे लिए उतना बड़ा इशू नहीं है। आपसे पहले भी इस पर चर्चा हुई थी और यही सेम थॉट कल वित्त मंत्री ने भी कहा है संसद में उन्होंने। एक बार पहले सुन लेते हैं, फिर आपकी राय लेना चाहूंगा। सुन लेते हैं वित्त मंत्री ने कल संसद में क्या कहा है। Zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying. There is zero probability of India slipping into recession. Even though there are several major economies
who are in substantial risky position of getting into recession. So again, because we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. ओके तो ये थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कल बयान संसद में। और अनिल जी, मुझे याद है कुछ समय पहले भी हमने वो इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में तो उन्हें रिसेशन नहीं दिख रहा, और उसके पहले भी सर आपने तो कह ही दिया था धीमापन है, क्योंकि ग्लोबल धीमापन है, बट हमारे लिए वैसी आशंका नहीं है जो ग्लोबली बनती हुई दिख रही है। कुछ चांस, मतलब बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट के जो ये चाहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन को मार्केट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से खुद अपना डिसाइड कर लेगा उससे ऊपर जाना नीचे जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई जब भी कोई मुसीबत हो, खराब हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी को आ जाना चाहिए या पॉलिटिशियन को आके जवाब देना चाहिए। दोनों के अपनी अपनी फायदे नुकसान है। हमारी वित्त मंत्री आमतौर पर कम बोलती हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट कल पार्लियामेंट में उन्होंने दिया है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब प्रोबेबिलिटी मंदी की नहीं, ये तो हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो जोर देकर वो कहे 0% प्रोबेबिलिटी, 0% मतलब हमारी मंदी दूर दूर का है ही नहीं। मंदी हेडलाइंस में हो सकती है, मंदी कुछ लोगों के दिमाग में हो सकती है, लेकिन मंदी अर्थव्यवस्था में नहीं है। हमारी छोड़ी अमेरिका तक में नहीं है, जिसके लिए सबसे बड़ी रिसेशन की जो बात कर रहे हैं। सो आई थिंक इस पे तो अब ग्रेजुअली मुझे लगता है बहस करना और डिस्कशन करना ही बंद कर देना चाहिए कि हम मंदी की बात ही ना करें, बेहतर है। ठीक है, धीमापन होगा, अमेरिका में होगा, जैसे जैसे ब्याज दरें वो नीचे बढ़ाकर इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, थोड़ा असर हम पर भी होगा, लेकिन हमें कोई फर्क। मैं तो चाहता हूँ जितना जल्दी $70 क्रूड आ जाए हमारा काम हो जाएगा। बस मुझे ज़्यादा दिनों तक नहीं चाहिए ऊपर, क्योंकि हर रोज़ हमें क्रूड खरीदना है, हर रोज़ ऊपर के दाम देने। तो ऐसा भी नहीं कि 3 महीने बाद 70 हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, तब तक 3 महीने तक का तो पेमेंट करना रहा ना। एग्जैक्टली। सो 3 दिन में हो जाए या 3 हफ्ते में हो जाए तो कहना ही क्या, यू नो। सो कितना जल्दी हम नीचे आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, नीचे आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना जल्दी नीचे आते हो उतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सो हमारे लिए ठीक है, कोई दिक्कत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो वैसे मंदी की चिंता नहीं है, बस कच्चे तेल पर एक बार आपको नजर रखनी पड़ेगी आज के लिए। अच्छा सर, थोड़ा बाजार के एक्शन पर भी आपकी राय लेनी थी, स्पेशली जो कल हमने बहुत ही बढ़िया आंकड़ा निफ्टी में आते हुए देखा, 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग हुई, 17,340 की जो क्लोजिंग हुई। कुछ अगर आप प्योरली टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें, जो हम ऑफ कोर्स फॉलो भी करते हैं, इंपॉर्टेंट भी रहता है बाजार के लिए, तो 18,600 का रिकॉर्ड हाई, वहां से रीसेंट बॉटम 15,200 का, 15,200 से जो रिकवरी हुई है करीब 2100 पॉइंट्स की, आप अगर रिकवरी ले लें तो 3400 पॉइंट्स गिरे, उसमें से 2100 पॉइंट्स रिकवर हुए। करेक्ट। 2/3 रिकवरी, जो टेक्निकल्स में काफी इंपॉर्टेंट हो, 61% रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, एग्जैक्टली वो लेवल आता है 17,300 का सर। तो कुछ कुछ चीजें दीप ऐसी है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कह रही कि 2000 पॉइंट की एक तरफा तेजी होने के बाद बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने चाहिए। अब इस वक्त बिताने की प्रोसेस में 17,200 से 17,600 के आसपास की जो रेंज बनती है, इसमें कहीं न कहीं उन्हें टॉप बनाना है एक बार के लिए। अब वो टॉप 17,350 पे कल बन गया, या एक झटका 17,500 525 का हो सकता है, या 17,600 675 तक का हो सकता है। वो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। फॉर एग्जांपल नैन्सी पेलोसी कल कह दे कि मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। चाइना कह दे कि ठीक है हम ताइवान से पीछे आ रहे हैं, ठीक है। कच्चा तेल आपका $95 के नीचे आ जाए, चीजें एक दिन में बदल भी सकती है, अच्छा होने में भी अच्छा हो सकता है। उसके ऊपर आपकी एफआईज की खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं, करेक्ट। बिल्कुल। सो अगर एफआईज दमदार खरीद रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल से बाद का कल का जो एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा है 2320 करोड़ का कैश मार्केट में, वो अब तक का सबसे बड़ा है। इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 4 महीने हो गए, 4 महीने में सबसे बड़ी खरीदारी की। सो बाकी सारे फैक्टर्स आपके ठीक हो जाते हैं, एक थोड़ा सा फैक्टर बदलती, है ना। ताइवान का टेंशन खत्म होते हैं, आपके सारे फैक्टर्स अच्छे, आ जाओ चलो 17,600 675 चलते हैं उधर, वो भी हो सकता है। अब इस रेंज में कहीं टॉप होना है, लेकिन कुछ कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार को यहाँ हल्का होना है, रुकना है। जैसे 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ। एक, 4 महीने बाद एफआईज की तरफ से ये आंकड़ा बढ़ा है। आज तक का आप रिकॉर्ड बना के देख लीजिए, हमेशा का, और मैं लिख के देता हूँ आपको, हमेशा का रिकॉर्ड बाजार का किसी भी रन का टॉप एकदम 18,600 की बात नहीं कर रहा, कभी भी वो टॉप तब बनता है जब एफआईज की खरीदारी पीक पर होती है, और बॉटम तब बनता है जब एफआईज की बिकवाली सबसे ज्यादा। आप देख लीजिएगा 7,610 के दिन एफआईज नहीं बेचा है।
यस सर। हाँ, और 18,600 पर एफआईजी दम लगा कर खरीदे थे। तो ऐसा नहीं, एफआईज के पैसे की ताकत है इसलिए वो बाजार को ऊपर या नीचे कर लेते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम भी वही बनाते हैं और उल्टी तरफ बनाते हैं। एग्जैक्टली। ये तो लोकल फंड्स हैं जो गिरते बाजार में लेते हैं और बढ़ते बाजार में देते हैं। एग्जैक्टली। अदरवाइज एफआईज तो ऐसे ही ट्रेड करके जाते हैं। सो एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा आप हायर साइड पर। पहली चीज, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आप पिछली सीरीज में 15% पे थे, आज 65% पे, 67% पे आप लॉन्ग पोजीशन पर हायर साइड पे। ये दूसरा आंकड़ा। तीसरा आंकड़ा पुट कॉल रेशियो आपका 1.50 पर है, ओवरबॉट है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.26 है, ओवरबॉट के नजदीक है। सो आप पोजीशन के हिसाब से भी हायर साइड पे। तो एक जो करेक्शन की जगह बनती है और जिसका ट्रिगर आपको ताइवान वाले इवेंट से मिल रहा है वो एकदम परफेक्ट है। तो आपके डेटा जो इंटरनल्स हैं वो भी आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी। और एक तरफा आप 2000 पॉइंट भागे। और आमतौर पर हम ये लेते हैं आंकड़ा, कहते हैं कि वो जब भी मार्केट गिरता है तो गिरने के बाद 1/3 बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा या 2/3 बढ़ेगा। तो लगभग 2/3 आपकी, अगर आप 61% लेते हैं तो आपका 18,300 हो गया, राइट। और अगर आप 66% लेते हैं तो 17,675 हो गया। सो इसीलिए 17,300 से 17,600 के आसपास ब्रॉडली आपको कहीं एक बार आकर रुकना है। अब वो 17,350 वाला कल का हाई था वो फाइनल हो गया या 600-675 तक जाकर रुकेंगे, ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। और हमेशा तेजी के मार्केट में पहले करेक्शन में खरीदारी होती है। अभी आप 2000 पॉइंट बढ़ के अगर 200 पॉइंट घटेंगे, 250 पॉइंट घटेंगे तो खरीदारी होगी वापस। सो धीमे धीमे थोड़ा सा ये कि वन साइड तेजी से हल्का सा कॉशियस रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कैश मार्केट के स्टॉक्स में धीमे धीमे शिफ्ट हो जाएंगे। इंडेक्स हो सकता है थोड़ा सांस लेने की कोशिश करें, जो कि ठीक है, कोई गलत भी नहीं है, रुक कर चलेगा तो अच्छा ही है। तब आपका फोकस थोड़ा सा कैश मार्केट के स्टॉक्स में शिफ्ट होता दिखेगा। हल्का फुल्का करेक्शन, बाजार को थोड़ा हल्का होना है, कोई ऐसी बड़ी मंदी या ऐसा बहुत डर के दुम दबा के भागना नहीं है। लेकिन सारे फैक्टर्स आपको ये इशारा करें थोड़ा हल्का होने के बाद बाजार फिर से चल पड़ेगा। बिल्कुल, तो शायद थोड़ा हल्का होने के संकेत भी आ रहे हैं, बाजार वहां से चलेगा। इनफैक्ट आज की फिर स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं सर, नतीजों पर भी बात करनी है, एक दो और भी बड़ी खबरें उस पर आपका व्यू लेना है। और बताएं सर आज की स्ट्रैटेजी में देखिए, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव है दीप, लेकिन हमारे लिए न्यूट्रल है क्योंकि हमारे लिए कच्चा तेल पॉजिटिव है साथ में। एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है और वायदा कारोबार के संकेत नेगेटिव है। तो बड़े दिनों बाद दो संकेत नेगेटिव आए हैं। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है आपके लिए। निफ्टी 17,150 17,200 सपोर्ट जोन है। इंटरेस्टिंगली दीप, उससे पहले कोई मुझे ढंग का सपोर्ट मिला नहीं। सीधा 17,150 17,200 ही पहला सपोर्ट बनता है। इसके नीचे 17,000 17,025 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। तो फिलहाल में 17,000 की करेक्शन में भी 17,000 के नीचे की रिस्क अभी तो नजर नहीं आती। ऊपर 17,400 450 हल्की फुल्की रुकावट, इसके पार निकले तो 475 से 525 इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती दिखेगी और शॉर्ट्स भी बनेंगे। बैंक निफ्टी 37,425 37,500। अब दीप यहाँ प्रॉब्लम है कि सीधा 400 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, उसके पहले ढंग से कोई सपोर्ट है ही नहीं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट 37,425 37,500 है। इसके नीचे जाने पर 37,225 से 37,375, ये मेरी फेवरेट रेंज होगी दीप। और इस रेंज में मैं चाहूँगा कि शॉर्ट भी काटी जाए और लॉन्ग भी बनाई जाए। अगर आजकल में बैंक निफ्टी 37,225 37,375 की रेंज में आता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा खरीदारी करने के लिए आज से। और नहीं तो थोड़ा एग्रेसिव है तो 37,425 37,500 से भी तैयारी कर सकते हैं खरीदने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेने ही है वहाँ पर। तो फैक्टर सारे नेगेटिव तभी आपको सस्ते दाम में मिलेंगे और वहां पर लेना है, वहां डरना नहीं, उस समय नहीं डरना। एग्जैक्टली। अनलेस कि भाई वो चाइना कूद ही जाए, आक्रमण ही कर दे, फिर तो वो तो मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। वो तो पता नहीं, वो चीज अपनी जगह अलग है। सो ये हो गया। ऊपरी रेंज 38,050 38,200 की है, छोटी रेंज, इसको पार करके ठीक है तो 38,350 38,500 फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये है आपके लिए वो बड़े लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे सर? 17,340 पे आप बंद हुए, 17,300 250 200 तीन छोटे लेवल हैं। 175 150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस 175 150 कर लीजिए, 160 नहीं 150 ये। और नीचे की तरफ 17,100 17,025 फाइनल सपोर्ट लेवल के तौर पर आप निफ्टी में लेकर चल सकते हैं। ऊपर 17,350 375 400 तीन छोटे लेवल हैं। ऊपर की तरफ 17,350 17,375 400, ऊपर 450 475 525 तक के लेवल्स आपके लिए बनते हैं निफ्टी में ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी 37,900 पर आप बंद हुए हैं। 37,750 37,600 और 37,500 तीन छोटे लेवल से सपोर्ट के लिहाज से। इसके नीचे से आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में एंटर होते हैं
तब 37,425, 37,375, 37,325 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और इसके नीचे 37,225 बहुत हो गया, तो 37,025-50 वो उसकी ज़रूरत नहीं है आज के लिए, इसलिए लिखा नहीं है। ये सारे लेवल्स हैं। ऊपर 37,900, 37,950 कल की रेंज वाले लेवल हैं, और 37,900 के बाद और 38,050, 38,200 दो और ऊपर के लेवल 38,350, 38,400 और 38,500 के लेवल के लिए आप बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ नजर रख सकते हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए बड़े लेवल्स और सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। डेटा का भी वैसे आपने बात तो कर ही दी है सर, बट ओवर बॉट लेवल्स पर आ गए और एफआईएस की पोजीशनिंग भी बढ़ गई, तो दोनों ही संकेत नेगेटिव। तीसरा विक्स भी कल 6% बड़े दिनों बाद विक्स बढ़कर आया, जो फिर से वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत है। तो मैं वही कह रहा हूँ कई बार डेटा में, और प्रॉब्लम क्या है, अब काफी लोग ये सोच सकते हैं कल तो आपको सुन के ऐसा नहीं लग रहा था कि थोड़ा खराब हो सकता, बात सही है, क्योंकि कल इंट्राडे में ये डेटा दिखे ही नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे जो डेटा बनते हैं ये तो इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि सुबह 9:15 आप काम खुल रहे हैं, दिन के दौरान क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग डेटा क्या बन रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्लोजिंग डेटा की होती है कि आप कैसे बंद हो रहे हैं। सो क्लोजिंग बेसिस पे आप देखिए पोर्टफोलियो रेशियो 1.49 है, इंडेक्स एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 67% है, विक्स आपका 6% बढ़ के आ रहा है। तो ये सारे डेटा आपको थोड़ी सावधानी की ओर संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा हल्का हो जाए, उसके बाद आप वापस से तेजी करिए। करना है तेजी, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब तेजी नहीं करना है कि कोई एक दिन के हल्के करेक्शन में बाजार का ट्रेंड मूड बदल जाता है, वैसा नहीं, लेकिन किस लेवल पर लेना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इंतजार करके लेंगे। फिलहाल जिनकी तेजी की पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस दे दूं डीप 17,150, इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे एक ही स्टॉप लॉस है 17,150। जिनको डीप लगाना है स्टॉप लॉस और रिस्क लेने की ताकत है 17,000 लगाएं, अदरवाइज 17,150 काफी है। बैंक निफ्टी इंट्राडे का स्टॉप लॉस ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है दीप, क्योंकि इंट्राडे स्टॉप लॉस बहुत दूर का आ रहा है, जहां पर क्लोजिंग का स्टॉप लॉस है 37,350 का। अब इतना दूर तो देने का कोई मतलब नहीं, 650 पॉइंट, तो मैंने 37,700 दिया है। 37,750 का पहला सपोर्ट है, उसके थोड़े से नीचे 37,700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पे जरूर आपको स्टॉप लॉस दूर ही रखना है, वो 37,350 का होगा। बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है अगर आपकी, तो 17,400 अब आपका फाइनल स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 38,050 का है, क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों बेसिस पर। ठीक है सर, ये तो है मौजूदा स्टॉप लॉसेस। नई पोजीशन शॉर्ट करें निफ्टी 17,400 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,300, 250 और 203 छोटे टारगेट हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आप एंटर होते हैं 17,150, 17,175। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, खाली नोट करके रख लें 17,100, 17,025 आगे के लेवल आपके लिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 17,150 से लेकर 17,200 की रेंज बढ़िया है, जहां पर पक्का खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दूंगा, वही लगाइए 17,000 का, ताकि 17,025 के आसपास आए तो और खरीद सकें आप, इसलिए स्टॉप लॉस आपको दूर का लेना है। टारगेट जो बनेंगे 17,250 और 17,300, 350 तीन छोटे टारगेट हैं जो कल तक के विजिबल टारगेट्स हैं, और उसके बाद 17,375, 17,400 दो मीडियम टारगेट, 17,450, 17,475 फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी निफ्टी में। ठीक है, तो ये तो रहे निफ्टी की पोजीशंस। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी भी बेचना है, 37,950 का हाई आपने बनाया, 38,050 यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, करीबन 150 पॉइंट ऊपर जो कल आप क्लोज हुए वहाँ से। 37,750, 37,600 दो छोटे लेवल से, 37,500, 37,425 मीडियम लेवल है, 37,375, 325, 37,225 और 37,025 तक के लेवल्स के लिए आपको बनानी है शॉर्ट पोजीशन। अब आइए खरीदारी की बारी। डिप 37,225 से 37,500 की रेंज खरीदारी की है, ये करीबन 250-300 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में एग्रेसिवली अगर आप लेना चाहते हैं 37,500 पे लीजिए, 425 पे लीजिए, नीचे में ऐड करते रहिए। तो बेसिकली उस समय के मूड माहौल को देखकर आपको ये खरीदारी शुरू करनी है। मेरे ख्याल से 425 से 500 की रेंज में आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 37,200 के नीचे रखना है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये 200-250 पॉइंट की रेंज आपको धीमे धीमे खरीदना है। टारगेट जो बनेंगे आपका 37,600, 750 दो छोटे टारगेट हैं, 900, 950 दो मीडियम टारगेट हैं, 38,050, 38,200 के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। तो ये सारे आपके लेवल्स आज की स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, तो चलिए ये है आपके लिए पूरी की पूरी आज की स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट लेवल्स। बैंड लिस्ट में तो कोई स्टॉक है नहीं, वैसे तो एफआईएस का डेटा आपने टच कर दिया। इस साल की इस वित्त वर्ष की एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी आई है जैसा अनिल जी कहा, बट
थोड़ा इस संकेत पर नजर रखेंगे। दूसरा दीप, 2100 करोड़ की करीबन इंडेक्स में भी खरीदारी की फ्यूचर्स में और लॉन्ग पोजीशन बनाई है। सो एफआईज ने ऐसा लग रहा है कि गलत वक्त पे लॉन्ग पोजीशन बनाई, थोड़ा ऐसा लग रहा है हल्का होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह कि अगर एफआईज इतना खरीदे तो थोड़ा लोअर लेवल पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बड़े दिनों बाद कैश मार्केट में घरेलू फंड की तरफ से 822 करोड़ की बिकवाली आई है, थोड़ी साइजेबल है। 600 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी एफआईज ने बेचे, वो ठीक ठाक है। सो ओवरऑल डेटा वैसे अच्छे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। एफएनओ डेटा में दीप जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 17,200 है डेटा के हिसाब से भी, क्योंकि वहाँ 82 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 67 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। सो 17,150 17,200 एफएनओ डेटा के लिहाज से भी बता रहा है कि आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। वीकनेस आपको 17,300 से गिननी, 40 पॉइंट कमजोर हो जाए तब तक आप कमजोर नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिएगा। ठीक है, 17,300 से गिनिएगा। क्यों? 17,300 के पुट पर 38 लाख शेयर है और 17,300 के कॉल्स पर 39 लाख शेयर बराबर है। सो 17,300 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। ऊपर में उसके बाद जो रुकावट की जगह है वो सीधा 17,500 है, 63 लाख शेयर। सो बेसिकली 17,200 17,500 आपकी रेंज है। 17,450 17,500 रुकावट है, 17,150 17,200 सपोर्ट जोन है, 17,300 बीच में ट्रेंड डिसाइडर। बहुत क्लियर डेटा है। बैंक निफ्टी 38,000 पार करना मुश्किल होगा। 25 लाख शेयर हैं कॉल्स में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 37,900 38,000 आपके लिए रुकावट की जगह। 37,500 20 लाख शेयर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उससे पहले छोटा सपोर्ट एक 37,800 के आसपास है, बाद में सीधा 37,500 जो हम डेटा डिस्कस कर चुके हैं। डन सर। चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आज की पूरी स्ट्रैटेजी इस पर रहेगी बाजार की नजर। आइए फिर नतीजों की बात करनी है सर एक बार आपसे, क्योंकि नतीजों का रिएक्शन 3 ही है वैसे। कोई व्यू इन पर? आईटीसी शानदार नतीजे, बहुत ही बढ़िया, और स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। 320 325 के लिए तैयार है, मजबूत है। ठीक है, मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से नतीजों के पहले भागा हुआ भी है, तो हो सकता है आज ना भी भागे, लेकिन बाय ऑन डिप्स है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इन नतीजों को देख के बाद आपका कॉन्फिडेंस और हीमोग्लोबिन बढ़ जाना चाहिए। हाँ, कि इतने बढ़िया नतीजा, हमने ऑलरेडी अच्छे नतीजों की उम्मीद रखी थी, उससे बढ़िया नतीजे आते हुए देखे, तो इससे बढ़िया कोई रिजल्ट हो नहीं सकता। तो आईटी से लंबे समय बाद अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार प्रदर्शन किया है, तो बढ़िया है। नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल। दूसरे नंबर स्कोर्स बहुत ही खराब, मजा नहीं आया। ऐसे कैसे, मतलब इतने खराब नंबर्स कैसे दे सकता है? स्पेशली स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मतलब बड़ा सरप्राइज है। लेकिन अब डीप इसमें दिक्कत दूसरी ये भी है कि अब आपको ओपन ऑफर का सहारा भी नहीं है। हाँ। तो आई थिंक आज का एक्सीडेंट हो सकता है। स्कोर्स कम से कम 3-4% तो घटना ही चाहिए लगता है। और तीसरा एक और रिजल्ट वो भी कमजोर, मैक्स फाइनेंशियल, वो भी नंबर्स कमजोर है। बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के नंबर्स जिस तरह से मजबूत आ रहे हैं उसके सामने तो और ज़्यादा खराब दिखते हैं। सो मैक्स फाइनेंशियल और एस्कॉर्ट्स निराश करने वाले नंबर्स, दोनों स्टॉक गिरने चाहिए। लेकिन आईटीसी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। तो चलिए, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। वैसे सर, इम्पैक्ट सिर्फ आईटीसी का ही नहीं और नतीजों का ही नहीं, इम्पैक्ट कुछ और चीज़ों का भी हो रहा है, और ऐसा हो नहीं कि आप मुहिम में उठाएं और फिर उस पर एक्शन नहीं आते हुए दिखे। ऑपरेशन डीमैट डाका, सेबी की तरफ से एक्सचेंजेस को कहा गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं उनके आईपी एड्रेसेस, जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसके आईपी एड्रेस, यानी कि जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसका, वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। मुझे मालूम था इस बात का, और मैं इसलिए सेकंड एपिसोड में मैं कई सारे ब्रोकर से माफ़ी भी मांग रहा था कि आपका काम बढ़ेगा, आपकी कंप्लायंस बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे जी। मुझे मालूम था ये होने ही वाला है, क्योंकि अब सेबी एक्सचेंजेस को कहेगी, एक्सचेंजेस ब्रोकर्स को कहेंगे, और अल्टीमेटली ब्रोकर्स को अपने सिस्टम में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, इज पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द बिजनेस। सो कल एक बीएसई की तरफ से भी सर्कुलर आया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ब्रोकर इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग, आईबीटी जिसे बोलते हैं, वो अपने क्लाइंट्स को अलाउ कर रहा है, या फिर STWT जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रेडिंग यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिकली आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे, इनडायरेक्टली आप फोन पे नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो अब ब्रोकर के लिए ज़रूरी होगा कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ब्रोकर्स को बताया गया है, उस फॉर्मेट में उस क्लाइंट का आईपी एड्रेस नोट करें। अब इसका मतलब क्या है, समझिए आप जो रोज अपने घर के कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो नोट हो जाएगा। अचानक से कोई हैकर अगर किसी दूसरे आईपी एड्रेस से करता है, करेक्ट, समझो कोई उसने अमेरिका का एक आईपी एड्रेस बना दिया,
वहाँ के आईपी एड्रेस से या हांगकांग के आईपी एड्रेस से किसी ने आपको ट्रेड किया, आपका अकाउंट हैक करके, तो इमीडिएटली वो सिस्टम में अलर्ट आ जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप होगी जो एक्सचेंज बताएंगे आगे ब्रोकर्स को कि अगर दूसरे आईपी एड्रेस से अगर जैसे आपको आता है तो आप क्लाइंट को तुरंत अलर्ट करिए। जैसे होता है ना जीमेल वगैरह में, अगर आप किसी नए डिवाइस से आप लॉगिन करते हैं तो आपको पूछता है इज इट नोन टू यू, या आप ही कर रहे हैं, और आपको उसको जवाब देना होता है। यही सेम चीज वहां पर भी होगी। कुछ ब्रोकर शायद कर भी रहे हो, लेकिन अब ये सबके लिए कंपलसरी होगा। अगर आप इंटरनेट और इसके लिए क्लियर कट जो उन्होंने कारण दिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस कारण में जो दूसरा कारण है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स बाय सेबी मार्केट इंटरमीडिएरीज एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। तो ये आप ही के ताकत का असर है, हमारे दर्शकों की ताकत का असर है, हमारे चैनल की ताकत का असर है कि हमने जो मैटर उठाया है कि डीमैट डाका जिस तरह से हैकिंग हो रही है उसको रोकने के लिए ज़्यादा मजबूत सिस्टम प्रोसेस बनाने की ज़रूरत है। उस दिशा में ये पहला कदम है। हाँ, आखिरी नहीं है, पहला है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी और आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो बधाई सेबी को, एक्सचेंजेस को एक इस दिशा में सही और जल्दी से कदम उठाने के लिए। सर, और बधाई आपको भी ये मुहिम उठाने की, उस पर इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट आते हुए दिखा है। पिछले हफ्ते ही हमने पार्ट 2 लाया था आपके लिए, और अब ये इम्पैक्ट है। पर जैसा अनिल जी ने कहा, ये शुरुआत है और इम्पैक्ट इसका आना बाकी है, बट डेफिनेटली एक बड़ा कदम डिजिटल सिक्योरिटी के लिए, जहां तक आपके डीमैट अकाउंट का सवाल है। आइए फिर खबरों की तरफ बढ़ते हैं, और हमारी रिसर्च टीम भी है तैयार खबरों के बारे में आपको बताने के लिए। नुपुर, कुशल, अरमान और साथ ही आशीष। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स, नतीजे क्या कह रहे हैं? मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स में सबसे पहले एफएनओ स्पेस से काफ़ी सारी कंपनियां हैं नंबर्स डिक्लेयर करने में, जिसमें बॉश, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडस टावर्स, सीमेंस और वोल्टास पर नजर रखिए। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट और अबॉट इंडिया के जो काउंटर्स हैं वो। इनफैक्ट कमेंस और डीएलएफ को भी उस सूची में जोड़ लीजिए। साथ ही जेके सीमेंट, ट्रामको सीमेंट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज पर भी नजर रहेगी डिविडेंड, एक्स डिविडेंड के लिहाज से। पोस्ट मार्केट नंबर्स में आईटीसी शानदार परफॉर्मेंस अक्रॉस वर्टिकल्स आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आय लगभग 40% कंसोलिडेटेड बेसिस पर बढ़कर आई है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर भी 37% की ग्रोथ के साथ 6076 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। कंपनी की मार्जिन्स भी स्टेबल रही है, 33% पर 33.5% पिछले साल थी, और कंपनी के मुनाफे में भी 33% की बढ़त रही है। इनफैक्ट हमारा अनुमान 4016 करोड़ रुपए का था, उसके मुकाबले 4462 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। सिगरेट वॉल्यूम्स टू माय सरप्राइज बहुत ही ज्यादा शानदार रहे हैं, 25 से 26% की सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ आई है, जबकि स्ट्रीट का अनुमान जो है वो 15 से 19% का था। तो डेफिनेटली लग रहा है सर, लग तो ऐसा ही रहा है सर, मौका मिल पड़ा। हाँ, एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम में तो इतना चांस मिलता नहीं था। एग्जैक्टली, घर पे सब। सो डेफिनेटली सिगरेट वॉल्यूम्स की ग्रोथ की वजह से आपको ओवरऑल रेवेन्यू सिगरेट के वो करीबन 29% बढ़ते हुए नजर आए हैं। होटल बिजनेस ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, ऑलमोस्ट रेवेन्यू 4 गुना होता हुआ दिख रहा है, 134 करोड़ से 581 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का जो एग्री एंड पेपर रेवेन्यू है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 71-72% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली ओवरऑल नंबर्स आईटीसी के काफ़ी अच्छे रहे हैं। स्कॉट्स कोबोटा नंबर्स काफ़ी खराब रहे हैं, इनफैक्ट मार्जिन देखिए 10% पर आए, 13.5% का हमारा अनुमान था, तो घटने का अनुमान था 70 बेसिस पॉइंट्स, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 4.2% की गिरावट आपको कंपनी की मार्जिन्स में आती हुई दिख रही है। कंपनी का मुनाफा भी डीप कट है, 21% की गिरावट के साथ 147 करोड़ पर, हमारा अनुमान 230 करोड़ रुपए का था। तो रिलेटिवली काफ़ी अच्छी, काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस जो है स्कॉट्स कोबोटा की तरफ से आ रही है। मैक्स फाइनेंशियल्स ग्रोथ अच्छी है, हालांकि जितने भी अनुमान हमने लगाए थे उससे कमजोरी है। ग्रॉस प्रीमियम इनकम करीबन 18% बढ़कर 4103 करोड़ पर, हमारा अनुमान 4220 करोड़ का था। वीएनबी मार्जिन 21.1% पर आई है, हमारा अनुमान 21.5% का था, और कंपनी का मुनाफा 68 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, पिछले साल 36 करोड़ के आंकड़े के मुकाबले। त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स 19.4% से घटकर 18.8%, हालांकि अन्य जो पैरामीटर्स हैं मुनाफे में 38% की ग्रोथ और आय में भी 41% की बढ़त देखने को मिली है। जोमैटो नंबर्स यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहे हैं, आय लगभग 67% बढ़ी है, 1414 करोड़ पर। कंपनी का एबिटा घाटा थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, 376 करोड़ के मुकाबले 307 करोड़, और नेट लॉस भी गिरा है, 356 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 186 करोड़ पर है। और आगे चलकर हो सकता है कि जो मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स हैं वो बड़ा ग्रोथ लाते हुए नजर आए, और कंपनी जो है नए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में जा रही है, और जो नाम है कंपनी का वो आगे चलकर बदलकर इटर्नल किया जा सकता है। साथ ही अंत में पंजाब इटर्नल हो जाए, इटर्नल करेक्ट, कब करेंगे टाइमलाइन नहीं दी है, बट नाम बदलेंगे। उसका कारण
आई थिंक इटर्नल सो बेसिकली ये लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमारे पास 4 बिजनेस है, ग्रोसरी का भी बिजनेस है, क्विक कॉमर्स का है, तो 4 कंपनीज के 4 सीईओज रहेंगे और एक ब्रॉडर कंपनी इन्फो एज का जैसा सेटअप है, लगभग वैसे सेटअप की तरफ ये मूव कर रहे हैं। पर अब जैसे जोमेटो के इनके सबके टी शर्ट्स हैं, सब कुछ है, उस पर भी नाम चेंज, एक तो ब्रांड ही इसी का बना हुआ है। चलो अच्छा, कम से कम नए टी शर्ट तो मिलेंगे बहुत सारों के टी शर्ट देख के भी खाना मंगवाने की इच्छा नहीं होती। रेड टी शर्ट आप लोग पहनते हैं? नहीं रेड, और वो उतने पुराने से गंदे से दिखते हैं। करेक्ट, तो अच्छे ही है, जो बदले तो बढ़िया ही। बिल्कुल। तो जोमेटो के साथ साथ पंजाब एल्कलीज नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे रहे हैं। आय लगभग 147% बढ़ी है, मार्जिन्स में भी 20% से बढ़कर और लगभग 35%, और कंपनी का मुनाफा भी 9 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओवरऑल नंबर्स पंजाब एल्कलीज के अच्छे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नतीजे। आइए नुपुर से भी जानते हैं कुछ और नतीजे। मॉर्निंग नुपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया नतीजों के साथ शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले TBZ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए कंपनी के, हालांकि लो बेस पे है, लेकिन जो इस बार आय आई है वो 580 करोड़ की है। कंपनी ने अपना जो घाटा था पिछले साल उसे मुनाफे में कन्वर्ट कर लिया और मार्जिन 3.17 के पास आते दिखे। श्री दिग्विजय सीमेंट यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर नतीजे आते दिखे, हालांकि रेवेन्यू में 4% की बढ़त है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है वो 24% से कम होकर आया है। मार्जिन्स भी 26 से कम होकर इस बार 19% पे रह गए, और जो प्रॉफिट है वहाँ भी 21% का डाउनफॉल है। नेलकास्ट वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग नतीजे आते दिख रहे हैं। जो आय है वहाँ पे 60% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफे में 71% की ग्रोथ है। मार्जिन्स में भी 40 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 6% से 6.4% हो गए, और जो मुनाफा है वो भी 2 से बढ़कर 8 करोड़ के आसपास आता दिखा है। कैस्ट्रॉल इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे यहाँ भी है कंपनी के, 40% से कंपनी की आय इस बार बढ़ी है, कामकाजी मुनाफे में करीबन 45% की बढ़त आती दिखी है। मार्जिन्स भी इस बार सुधरे हैं, 22% से 23% के हुए, और जो मुनाफा है वो भी 140 से बढ़कर 206 करोड़ के आसपास आता दिखा है। गुडईयर इंडिया के भी काफ़ी मजबूत नतीजे आते दिखे। कंपनी की जो आय है वहाँ पे 53% की ग्रोथ है, जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 34% से बढ़कर इस बार आया है। हालांकि मार्जिन्स पे थोड़ा इस बार दबाव दिखा है, 8 से कम होकर इस बार 60% आए हैं। मैंगलोर केमिकल्स काफ़ी बढ़िया नतीजे यहाँ भी है कंपनी के, 48% से कंपनी की आय बढ़कर आई है, जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे 22% की बढ़त आते दिखिए। यहाँ भी सेम स्टोरी है, मार्जिन्स पे दबाव है, 8 से कम होकर 6.5% पे आकर रुक चुका है। SG इंफ्रा काफ़ी नॉर्मल नंबर्स है, यहाँ पे 17% से सिर्फ आय बढ़ी है, और जो मुनाफा है वो भी 100, पिछली बार 100 करोड़ का था, इस बार भी 109 करोड़ का आता दिखा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे। तो ब्रॉडर मार्केट्स, कैश मार्केट्स के कई सारे नतीजे हैं जिनका आज रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। अरमान, मॉर्निंग, बताएं खबरें क्या कह रही हैं आज की? जी, सबसे पहले जो बचे हुए जुलाई ऑटो के सेल्स के डेटा आते हुए दिखे हैं, जिसमें TVS मोटर्स जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं। 2 व्हीलर की सेल्स देखेंगे वहाँ पे आपको 14% का उछाल देखा गया, और अगर कुल सेल्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 13% का उछाल देखा गया है। हीरो मोटोकॉर्प जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कुल जो सेल है वो 1 मतलब लगभग देखेंगे आप 2% की उसमें कटौती देखी गई है। आइशर मोटर जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। रॉयल एनफील्ड की बात करेंगे वो कि 26% का उछाल देखा गया, हालांकि अनुमान और ज़्यादा का था। और VECV सेल्स जो है वहाँ पर भी आपको 40% का उछाल देखा गया, हालांकि जो अनुमान था वो लगभग 6300 का था और आती हुई दिखी है लगभग 5982। अब खबरों पर आइनस स्टाइलोशन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रमोटर्स अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है 61.2% हिस्सेदारी वो शिवा परफॉर्मेंस मटेरियल को बेचेंगे, और ये पूरी हिस्सेदारी जो बेचने वाले हैं वो 600 रुपये के भाव पर बेचने वाले। जो मौजूदा शेयर प्राइस है वो लगभग 845 का है, और पब्लिक शेयर होल्डर्स को इसके चलते ओपन ऑफर उनके लिए भी लाया जाएगा। मारुति पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जुलाई का जो उत्पादन का डेटा आता हुआ दिखा है उसमें लगभग आपको 8% की वायोवाय आधार पर बढ़ोतरी देखी गई है। NMDC जुलाई अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें जो कुल बिक्री है लगभग 10% घट कर आई है, और अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में भी आपको 33% का आपको कट देखा गया है। और अंत में एक बल्क डील है जिसमें मास्टेक है, जिसमें आशीष कचोलिया साहब ने लगभग 5.5 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, और स्मॉल कैप वर्ल्ड कैप फंड ने खरीदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें, यहाँ पर रखनी है नजर। आइनोस स्टाइलोशन काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस कंपनी के लिए होते हुए दिख रहा है। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं, इस पर भी डालते हैं नजर। FIR
मॉर्निंग आशीष, बताएं आज नतीजों पर, बड़े नतीजों पर स्पेशली कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए सबसे पहले आईटीसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखिए तो काफ़ी बढ़िया कमेंट्री आई है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 308 की जो है क्लोजिंग है। हालांकि लक्ष्य दे रहे केवल 330 का और मान रहे कि सभी जो वर्टिकल्स हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अर्निंग्स में रिकवरी काफ़ी अच्छी है। मॉर्गन स्टैनली ने भी देखिए तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 293 से बढ़ाकर 330 कर दिया है और जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। सबसे ज़्यादा बुलिश यही नजर आ रहे हैं, 305 से सीधे लक्ष्य को बढ़ाकर 350 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि सभी सिलेंडर्स पर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर यहाँ पर देखने को मिल रही है, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स ये कह रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो मान रहे कि पेपर है, होटल्स है, एफएमसीजी है, सिगरेट है, सभी कारोबार में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। जेफरीज ने भी देखे तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 305 से लक्ष्य को बढ़ाकर 360 कर दिया है। सीएलएसए की बात की जाए तो देखिए ये भी बुलिश है। यूपीएल इस पर भी व्यू ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सीएलएसए ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1100 से घटाकर 1000 रुपये कर दिया है। लेकिन इनकी कमेंट्री भी देखिए तो काफ़ी बढ़िया है। खासतौर पर ये कह रहे हैं कि डेट में रिडक्शन आई है और सभी जोग्राफीज में जो है इनके अनुमान से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1045 रुपये के लक्ष्य के लिए। जोमैटो यहाँ पर भी सबकी नजरें रहेंगी। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। स्टॉक लुढ़ककर 46 आ गया, लेकिन ब्रोकरेज हाउस अपना व्यू बदलने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी 80 रुपये का लक्ष्य दे रहे मॉर्गन स्टैनली और मान रहे कि नतीजे जो है काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट मान रहे कि इनके अनुमान से बेहतर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आगे जाकर ब्रेक इवन की भी उम्मीद है इन्हें। क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 90 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 115 रुपये का लक्ष्य दिया है। और जेफरीज भी देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 100 रुपये के लक्ष्य के लिए। यानी ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बुलिश जो है जेपी मॉर्गन नजर आ रहे हैं, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 115 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर भी ध्यान रखेगा, सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड आया है। पहले खरीदारी की राय देते थे, अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य भी देखें तो काटा है, 2070 से घटाकर 1612 रुपये कर दिया है, 1723 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो खासतौर पर जो मार्जिन आए हैं इनके अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए। जेपी मॉर्गन ने भी सिमिलरली जो है रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य 1800 से घटाकर 1565 कर दिया है, 1723 की जो है क्लोजिंग है। तो ये तो रही आपके लिए बड़ी रिपोर्ट्स, पर आशीष और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं आपके पास, इनके बारे में भी बताएं। दीपांशु नतीजों के बाद और भी रिपोर्ट्स हैं। ये रामको सीमेंट्स यहाँ पर देखिए मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 887 से घटाकर 810 कर दिया है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो ये अच्छी है, ये मान रहे कि नतीजे ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन महंगे जिसके चलते स्टॉक के ऊपर ज़्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे। सिटी ने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 575 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लेकिन लक्ष्य काटा है 1230 से घटाकर 1060 रुपये कर दिया है। कैंसाइन नेरोलैक यहाँ पर मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य देखिए 410 से बढ़ाकर 470 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 387 के लक्ष्य के लिए। अशोक लेलैंड यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 154 की कल की क्लोजिंग है, 156 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मानने के जो नतीजे आए कंपनी के वो इनके अनुमान के बेहद करीब है, ऑलमोस्ट इन लाइन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि आगे जाकर सीवी वॉल्यूम्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, 116 की क्लोजिंग है, 140 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे कि नतीजे थोड़े मिले जुले देखने को मिले और खासतौर पर अगर आप देखें तो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बैंक का जो कामकाजी मुनाफा होता है यहाँ पर थोड़े से अनुमान से कमजोर इनके आंकड़े आए हैं, जिसके चलते देखिए अभी भी खरीदारी किराए को बरकरार रखें और टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की बड़ी रिपोर्ट्स और साथ ही कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी जहां पर रखनी नजर। नतीजों का रिएक्शन है, ऑटो बेकरी के आंकड़ों का रिएक्शन है। आइए करते हैं शुरुआत और पिक्स भी कुछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। स्वागत सभी एक्सपर्ट्स का पिक ऑफ द डे का। बिल्कुल राकेश जी सुप्रभात, शुरुआत कीजिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी शुरुआत करूंगा टाटा कंज्यूमर से। टाटा कंज्यूमर है मेरा पिक ऑफ द डे, 811 के राउंड की क्लोजिंग है। इसको खरीदने की राय है 798 का स्टॉप लॉस है, 833 833 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर है पिक ऑफ द डे। ओके, टाटा कंज्यूमर्स पिक ऑफ द डे, खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। सुमित जी सुप्रभात, आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को एसआरएफ बढ़िया लग रहा है। मेरे को लग रहा है एसआरएफ के अंदर आज और इस हफ्ते के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एसआरएफ में 2450 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एसआरएफ का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है चार्ट्स के ऊपर वो 2420 के आसपास का बन रहा है, तो 2420 इसके अंदर नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर के अंदर एसआरएफ में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं
मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2500 रुपए से लेके 2525 तक का मूव एसआरएफ में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 2420 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ में खरीदारी करें 2500 से 2520 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है सुमित जी की तरफ से एसआरएफ खरीदने की राय। मुदीर जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए मेरा स्टॉक भी एसआरएफ ही है, एसआरएफ को खरीद के चलना है और ओपनिंग नोट पे कोई डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 2440 के आसपास आता है, डेफिनेटली बाय करके चलेंगे। आज के लिए 2500 के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 2410 का। चार्ट्स तो कुछ बोलने के लिए सुमित जी ने छोड़ा नहीं है, बट ओवरऑल बाय ही करना है। तो उनको पहले से पता था कि आप भी बोलोगे, इसलिए छोड़ा नहीं कुछ आपके लिए? अनिल जी पता नहीं, बट ये कोइंसिडेंट मैच कर गया। अच्छा, और किसी का भी एसआरएफ है तो एक साथ ही बोल दो भाई। नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका दूसरा स्टॉक कौन सा एसआरएफ को छोड़कर? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आज एक स्टॉक को मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं। अनिल जी इसके उत्पादों का मैंने सेवन नहीं किया है, तो ये डिस्क्लेमर है। तो अनिल जी स्टॉक का नाम है वेंकीज, जिस पर खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि किसने किया वो बताओ, किसने नहीं किया उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अनिल जी शक तो हमेशा की तरह बंसल जी पर ही है अनिल जी। ओके परफेक्ट, तो एक बार आप चेक कर लीजिए उनसे अनिल जी। बिल्कुल ठीक। अब बताइए स्टॉक। तो अनिल जी शेयर है वेंकीज इंडिया, जिस पर खरीदारी की राय है। अनिल जी बहुत समय से स्टॉक की पिटाई हुई है, स्टॉक लगभग 4000 के लेवल्स तक चला गया था और वहां से धीरे धीरे सरकता हुआ अब इन स्तरों पर आया और यहां पर एक बेस बन के कल के ट्रेड में हमने बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। इसी सप्ताह इस स्टॉक के रिजल्ट्स हैं, तो मुझे लगता है कि वेंकीज में मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। 2400 का लक्ष्य होगा, 2125 पर एक स्टॉप लॉस रखें। 2400 तक मुझे नहीं लगता कोई रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक को जाना चाहिए। तो 2400 के टारगेट के लिए वेंकीज में मेरी खरीदारी की राय। आपके कहने के बावजूद मैं बंसल जी को पूछ नहीं रहा हूँ, और उसकी वजह है कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, पूछ के फायदा नहीं है। जब नॉर्मल समय होगा तब पूछ के देखेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, तो आइए किरण जी हमारा जी बंसल जी। अच्छा बंसल जी लेकिन कुछ कहना ही चाहता है। जी बंसल जी कंफर्म कर दीजिए। देखिए अनिल जी सावन का महीना, 9 सावन का महीना, नवरात्रि, 9 नवरात्रि। अनिल जी लास्ट टाइम जब मैं कुणाल जी के साथ गोवा गया था, तो गोवा से वापस आके आई हैव टर्न टोटली वेजिटेरियन। अच्छा, तो मेरी वाइफ ने अनिल जी मुझे वेजिटेरियन कन्वर्ट कराया, तो विद कंडीशन अनिल जी कि अब दूसरी चीजों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, वो टच मी नॉट होंगी, उसके लिए कोई दबाव नहीं होगा। तो मैं टोटली अनिल जी वेजिटेरियन हूँ। वाह बहुत बढ़िया, स्वागत है हमारे क्लब में बंसल जी, गजब। हाँ वैसे हम जब हम लंच करने गए थे सब लोग साथ में, हम सारे 9-10 जन जो थे दिल्ली में हम सब प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में गए थे, बड़ा मजा आया। आशु जी को भी लेके? हाँ आशु जी भी प्योर वेजिटेरियन थे, आशु जी भी वेजिटेरियन, मतलब अच्छा हाँ मतलब ऐसे तो संगत का असर होता है ना वैसा, इसलिए। चलिए बढ़िया। आइए किरण जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। मेरा बाय कैश काउंटर है जय भारत मारुति, इसमें बाय करने की सलाह है अनिल जी। बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल, प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो मेरा मानना है कि इधर खरीदी करने की सलाह है। 169 के आसपास का क्लोज है, 169 166 ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 162 का, टारगेट 190 195 का रहेगा। ये प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे अनिल जी। पर मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये 240 260 के टारगेट्स हासिल करता नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो ये राय आपके लिए जय भारत मारुति में खरीदारी की। अविनाश जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो यूनाइटेड फॉस्फरस रहेगा। इनफैक्ट कंपनी ने कल बहुत ही शानदार रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल भी जो थी कल, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। कंपनी ने ऐसे चैलेंजिंग टाइम में नॉट ओनली अपना कामकाजी मुनाफा, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो गाइडेंस है वो भी अच्छी तरह से बढ़ाई है, करीबन 15-16% बढ़ने वाली है। और मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये स्टॉक में ऑलरेडी एक बायबैक हो गया था 900 रुपये में। यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर कोई 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखता है तो आने वाला साल इनके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। मैं समझता हूँ 875-900 का इसका एक फेयर वैल्यू बन सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो लॉजिस्टिक स्पेस में आल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। ये स्टॉक 270-80 से अभी 306-307 आया है। इसके भी नतीजे Q1 के आने वाले हैं। जिस प्रकार के दूसरे लॉजिस्टिक कंपनी जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने नंबर डिक्लेयर किए हैं, हमको लग रहा है कि इसका भी ट्रैक्शन फर्स्ट क्वार्टर में स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। काफ़ी बड़ा प्लेयर है एक्सपोर्ट मार्केट में, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक स्पेस में, जहाँ पे इनके ऑपरेशन अभी गति के साथ मिले हुए हैं।
तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर साल भर का नजरिया है तो 400 सवा 400 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से। ओके, तो ऑल कार्गो और यूपीएल दोनों पर रखनी है नजर, और दोनों काउंटर्स आपको आज एक्शन में भी आते हुए दिख सकते हैं। नजर रहेगी आईटीसी पर पूरी तरह, जो अनिल जी भी कह रहे थे जबरदस्त नतीजे थे। अविनाश जी, वैल्यूएशन कंफर्ट है इन लेवल्स पर आईटीसी पर इन नतीजों के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 200 से 300 आ गया है सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, मुझे लग रहा है कि अभी तो स्टोरी शुरू हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि जो लोगों ने 180-90 में इसको इग्नोर किया था, वो लोग अभी शायद इसको बहुत क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि जैसे कुशल ने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट में बहुत दमदार है, जो काफ़ी समय के बाद आया है और सारे बिजनेसेस आर फायरिंग। इनफैक्ट होटल बिजनेस का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या रेवेन्यू देखिए, पेपर का बिजनेस देखिए, एफएमसीजी बिजनेस देखिए, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है ये आगे भी कंटिन्यू करेगा और डेफिनेटली आईटीसी से ये नंबर आना इतने बड़े बेस के ऊपर वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री बात है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि और भी रेटिंग आएगी और मार्केट को शायद ये और भी ऊपरी लेवल पे सरप्राइज करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी ऊपरी लेवल्स पर सरप्राइज करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स हमारे रेडार पर तो रहा ही है काफ़ी एक्टिवली ये काउंटर भी। कैश मार्केट के भी कई सारे काउंटर्स हैं जिनके आज नतीजों पर रिएक्शन आपको आने वाले हैं। मैंगलोर केमिकल्स, इसके नतीजे आपको आते हुए दिखे थे, ज़बरदस्त नतीजे रहे हैं और अगेन यूपीएल के कल हमने अच्छे नतीजे आते हुए देखे। पूरी एग्रो केमिकल थीम ही बढ़िया रही है। कुणाल जी, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, सर इसकी चार्ट भी जरा देखिए, जबरदस्त नतीजों के बाद चार्ट पर क्या राय है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। एक रेजिस्टेंस है 125 के आसपास, 124 के आसपास, और ये लेवल्स जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल हैं। एक दो बार पहले भी 124 के आसपास से ही स्टॉक नीचे आया है और अब उन स्तरों के बहुत करीब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 124 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता है डिसाइसिव, तब तो इसमें एक नया खेप आपको तेजी को देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, हो सकता है कि करेक्शन भी अब आए और करेक्शन के बाद वापस 124 के लेवल्स को स्टॉक निकाले तो नई खरीदारी या तो डिप में करें या फिर 124 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर। ओके, तो ये है आपके लिए मैंगलोर केमिकल्स में राय चार्ट के लिए हाथ से। आइए, वागले साहब भी जुड़ चुके हैं और आइए लेते हैं उनसे भी उनकी पिक ऑफ द डे। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसमें कल एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो बहुत इजीली नहीं बनता और जब बनता है तो इफेक्टिवली चलता है। वॉल्यूम भी काफ़ी हाई थे, तो 2381 का बंद है, 2350 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है ये 2430 के आसपास जाना चाहिए। यहाँ से 50 से 60 रुपए की मुझे मूव दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको रखनी है नजर। बाकी से आपको पसंद आ रहा है। कल भी इस काउंटर पर हमने बाय कॉल्स आती हुई देखी थी। इनफैक्ट कल भी आई थिंक किरण जी ने इसके बारे में बात भी करी थी, तो इस काउंटर पर भी रखनी है नजर। गुडियर टायर स्टॉक्स की बात निकली तो एक बार गुडियर के चार्ट पर भी चेक करा लेते हैं। सुमित जी जरा देखें गुडियर कैसा लग रहा है ये चार्ट सर? दीपांशु, स्टॉक के अंदर गिरावट है। पिछले कई दिनों से गिरावट देखने के बाद स्टॉक में थोड़ा सा 4-5 दिनों से लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेशन है। ये स्टॉक में मोमेंटम बनेगा जब ये स्टॉक ऊपर में 975 रुपए का लेवल ऊपर में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा। 975 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया मूव देखने को मिलेगा और फिर 1025 से 1050 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में भी सपोर्ट बन रहा है 940 935 के आसपास का बन रहा है। तो 940 935 का लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक होल्ड करें। 1000 का इमीडिएट टारगेट है। 1000 का लेवल टूटने के बाद ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। त्रिवेणी टर्बाइन, जरा मुदित जी इसका चार्ट देखें। अच्छी परफॉर्मेंस आई, 41% आय बढ़ी है, 36% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल है और 38% तो मुनाफा भी बढ़कर आए और कल डेज हाई पर बंद हुआ था त्रिवेणी टर्बाइन। बहुत बढ़िया चार्ट है और बढ़िया तेजी दिखाएगा। सीधे यहाँ से 192 192 पहला टारगेट बनेगा और वो निकाल दिया, उसके बाद ये काउंटर 210 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। अच्छे रिजल्ट के चलते हो सकता है ये बड़ा अपसाइड मूव आज के सेशन में देखने को मिले, बट जिस तरह के चार्ट्स अभी प्लेस्ड है 210 तक के अपसाइड मूव त्रिवेणी टर्बाइन में नजर आती है। कोई भी डिप लगता नहीं है आएगा, अगर आता भी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 172 बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 172 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पहला टारगेट 192 निकलता है तो 210 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो 210 तक की अपसाइड मूव आपको आती हुई दिख सकती है 192 के ऊपर। त्रिवेणी टर्बाइन, इस पर भी रखनी है नजर। मैक्स फाइनेंशियल, किरण जी जरा इसका चार्ट देखें सर।
थोड़े सुस्त नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। ग्रोथ फिर भी दिखाई है बट अनुमान से तो कमजोर ही थे नतीजे। मैक्स फाइनेंशियल्स का चार्ट क्या कहता है किरण जी? देखिए, एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न का कल परसों में ब्रेकआउट देखने को मिला, पर रिजल्ट्स के कमजोर आते हैं। मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम 846 ये लेवल करेगा। अगर 846 होल्ड करता है तो वापस एक बार ऊपर की मोमेंटम देखने को मिल पाएगी। पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको 840 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। और फ्रेश पोजीशंस अगर बनानी है तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, देखना चाहिए कि 845-46 होल्ड करता है कि नहीं, उसके बाद ही नए फ्रेश पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल में नतीजे थोड़े से रहे हैं कमजोर। आइए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।